ये 4 पार्ट में बनते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जो आपका सिलेबस में कंपनी लॉ के हिसाब से दिया हुआ है। ये आपका चैप्टर 2 है CLPA के सिलेबस का सेमेस्टर 3 का। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे अपने ऑफलाइन बैच में कम पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट है क्या, उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि एक्ट होता क्या है, एक्ट बनता कैसे है। जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा वर्ड सुने हैं, ठीक है, फिर जो पार्लियामेंट में स्पीच होता है, तो वो सब एक्ट जो बनने का पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया था कि पहले लोकसभा में पहले बिल आता है, फिर बिल को रिव्यू किया जाता है, फिर लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद जाके उसका प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसका रजामंदी देता है, उस डेट से वो एक्ट पास हो जाता है। ठीक है, हमारा जो कंपनीज एक्ट है ये देखिए कंपनी लॉ दिया हुआ, क्योंकि आपको पूरा बेयर एक्ट एग्जैक्टली नहीं पढ़ाते हैं अपने सिलेबस में। ये सब बेसिकली पहले बीकॉम लेवल पे हुआ करता था और प्रोफेशनल को CA CMA में हुआ करता था। ठीक है, अभी आप लोग का ये क्लास 11th में 12th में डाला है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने को देखना होगा ये एक्ट में जो 2013 लिखा हुआ है, तो इससे क्या समझ में आएगा कि ये एक्ट इंडिपेंडेंट के बाद आया, सबसे पहला चीज। दूसरा, ये जो एक्ट है ये एक्ट आपका 2013 में इसमें परमिशन मिला, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। ठीक है, ये एक्ट, और हम लोग ये पूरा का पूरा एक्ट अच्छे से बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर gov.in, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये MCA का वेबसाइट खुला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कंपनीज एक्ट है वो कहाँ से आता है, यही गवर्न करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एक्ट का सेक्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा ये मेरा एक्ट खुल जाएगा। कौन सा एक्ट अपने को खोलना है, अपने को कंपनीज एक्ट खोलना है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा एक्ट है अपना। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर्स है, अपने इतना चैप्टर्स है मेरा। देखिए सबसे एंड आपका इसमें टोटल कितना चैप्टर्स है, टोटल आपका बहुत है, मतलब समझ लीजिए कि टोटल आपका 29 चैप्टर है और मोर देन 400 से ज़्यादा सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन क्या होता है ये सब भी हम आपको क्लास में बताए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेक्शन 1 देखते हैं अपने। सेक्शन 1 में क्या होता है, कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 में लिखा जाता है कि उस एक्ट का नाम क्या है, कब से वो लागू होगा, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज, ये एक्ट क्या है, ये एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुछ प्रोविजन है जो बाद में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बेसिकली अपने को यही देखना है कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि कंपनी, इसका नाम क्या है, ये कंपनीज एक्ट है और ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले क्या होता था, कुछ कुछ लॉ होता था जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, बट जब से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 अमेंड हुआ है तो जो हर लॉ है वो आपका होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये जब आपको ऑफिशियल गैजेट में आया है तभी से ये कम इनटू फोर्स है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अपने लोग को देखना है कंपनी एक्ट। ठीक है, अब कंपनी एक्ट आपका बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आप फ्यूचर में जाएंगे कोई कंपनी में काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अभी तक तो हम लोग नाम सुनते थे, अब एग्जैक्टली आके हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक नॉर्मल सा इजी डिफिनेशन दिया हुआ है कुछ कुछ ऑथर का आपका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका डिफिनेशन है मार्शल का। कंपनी क्या, एक पर्सन है, क्या है, जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब इसको खुद से बनाया गया है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा, इनविजिबल है, कंपनी को आप देख नहीं सकते। ठीक है, कंपनी सिर्फ लॉ के नज़र में आपको दिखेगा। आप बोलेंगे सर बिल्डिंग तो देख रहे हैं, आप हम घर देख रहे हैं, बट वो कंपनी नहीं है। कंपनी तो एक लॉ के नज़र में एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, आप जब टैक्स पढ़े होंगे क्लास 11 में तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में 2-3 चीज़ आता था, इंडिविजुअल, HUF, इंटू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी। तो वो कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या है, इनविजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते। ये क्या है मेरा, इंटेंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, मतलब सिर्फ लॉ की नज़र में ये माना जाता है। ठीक है,
और आपका being a mayor creator of law it possesses only properties which has character of its creation, मतलब ये प्रॉपर्टी वगैरह अपना ले सकता है। ठीक है, पहला ये आपका डेफिनेशन हो गया, पहला ये इंसान का डेफिनेशन। दूसरा आपका हेनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे और लेंडे का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हेनी क्या बोल रहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों सेम माना जाता है। ठीक है, बीएसटीडी आप लोग 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्ड सुने होंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अ कंपनी क्या एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, बहुत सारे पर्सन का एसोसिएशन है जो क्या देता है, पैसा देता है। ऑब्वियसली कंपनी चलेगा कैसे, पैसा देंगे, पैसा रहेगा तब न चलेगा। और मनी वर्क इन कॉमन स्टॉक, उससे बदले में उसको क्या मिलता है, स्टॉक मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, एम्प्लॉय रहेगा जो ट्रेड और बिजनेस करेगा और उससे बदले में शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, ये होता है आपका कंपनी का डेफिनेशन है आपका। ठीक है, ये हम लोग लिंडे का डेफिनेशन पढ़े। हेनी का डेफिनेशन देख लेते हैं, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो प्रॉफिट शेयर करता है और कैपिटल डिवाइड होगा जो ट्रांसफरेबल होता है और ओनरशिप कंडीशन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है आपका वो है आपका सेक्शन 2 और क्लॉज 20 में लिखा हुआ, मतलब जो कंपनी एक्ट जो बोला है कि कंपनी क्या होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। जो ऑथर लोग बोला वो तो इम्पोर्टेंट है बट वो उतना ज़्यादा भी नहीं है। कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत इजी डिफरेंस। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोले क्या ऐसा समझ ही में नहीं आया, थोड़ा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोला है, इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई भी अगर रजिस्टर्ड है तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी। उसके अलावा कोई प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सर प्रीवियस एक्ट क्या होता है, 2013 में कंपनीज एक्ट आया। ठीक है, तो इस समझ ये थोड़ी ना पहले कंपनीज एक्ट नहीं था, पहले भी कंपनीज एक्ट था। पहले जो आपका कंपनीज एक्ट था वो था आपका 1956 का कंपनीज एक्ट। ठीक है, हम लोग ये पढ़ते थे 1956 से अभी तक, मतलब आज़ादी के बाद जो कंपनीज एक्ट है वहाँ से लेके 2013 तक ये कंपनीज एक्ट चला। फिर उसके बाद इसमें चेंजेस आए, मतलब पूरा का पूरा पुराना लॉ को उखाड़ के फेंक दिया गया, उसको बोलते रिपील कर देना, रिपील करके नया एक्ट लाया गया। ठीक है, तो वो नया एक्ट अब में अगर रजिस्टर्ड है तो आप कंपनी है, और अगर आप पुराना कोई भी कंपनी लॉ का एक्ट में रजिस्टर्ड है तो भी आप कंपनी माने जाओगे। ये है कंपनी लॉ का, कंपनी का डेफिनेशन। ठीक है, अब कॉमन मीनिंग में क्या होता है कंपनी, इन कॉमन लॉ कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है, मतलब इसका खुद का लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे आपको पता है रिलायंस एक कंपनी है, तो अगर आप जियो का रिचार्ज करवाते हैं और आपको अगर कुछ दिक्कत होता है, आपको कुछ खामियां हुआ, कुछ फ्रॉड हो गया, तो आप किसके पास जाएंगे, आप केस किसके ऊपर करेंगे, आप रिलायंस के ऊपर करेंगे ना, या जियो कंपनी के ऊपर करेंगे। आप अंबानी के ऊपर करेंगे नहीं, अंबानी मालिक है बट उसके ऊपर आप नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, बीएसटीडी में पढ़े थे, तो कंपनी को एक लीगल पर्सन माना जाता है। उसका कंपनी का खुद का पैन होता है, कंपनी का खुद का जीएसटी होता है। ठीक है, कंपनी का एमएसएमई सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ अपना सीओआई होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सब कुछ कंपनी का होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक लीगल पर्सन मानते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता है वैसे कंपनी का भी बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक है, आपका जैसे पैन कार्ड है वैसे कंपनी का भी पैन कार्ड होता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारा लोग मिल के करता है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, फ्रीली शेयर ट्रांसफर हो सकता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, अभी तक हम लोग कंपनी या डेफिनेशन में क्या पढ़े बेसिकली कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, और मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ एक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्पोरेशन। क्या होता है, कॉर्पोरेशन एक लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है कॉर्पस। ठीक है, कॉर्पस मतलब बेसिकली पैसा। ठीक है, आप लोग का पूरा एमसीक्यू है तो ये सब याद रखना पड़ेगा, आपको कोई भी दे देगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, कॉर्पोरेशन जो है वो एक बॉडी ऑफ पर्सन है, मतलब बहुत सारा पर्सन लोग मिल के आपका एक कॉर्पोरेशन बनता है। ठीक है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब हम लोग खुद से बनाए इसको। ठीक है, इसके बाद राइट होता है और लायबिलिटी होता है एज अ नेचुरल पर्सन का। ठीक है, आपका क्लॉज 11 में, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में ये चीज दिया हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, कॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया
क्या बोला है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड मतलब ये और भी बहुत सारे डेफिनेशन जो आप समझ रहे हो वो तो है बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से, बट इंक्लूड ये भी है क्या, कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, बट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, दो चीज को हम लोग नहीं बोलेंगे। किसको, सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का एक्ट है, वो अपने एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है, उसको हम लोग सोसाइटी ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन से बता दे, मतलब बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको कंपनी क्या होता है। अब कंपनी का डेफिनेशन उतने अच्छे से तो हम लोग अभी तक देखे ही नहीं, अब हम लोग फीचर पढ़े, फीचर्स पढ़ के हम लोग को समझ में आएगा एग्जैक्टली कि कंपनी होता क्या, उसका क्या आपका लीगल एग्जिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज आपका, सबसे पहला पॉइंट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका लॉ के नज़र में लीगल मतलब लॉ के नज़र में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जैसे अंबानी है वैसे ही रिलायंस है, अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, ठीक है। लॉ के नज़र में इसका एक सेपरेट एंटिटी होता है। देखिए अदर कंपनी एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब मेंबर और कंपनी अलग है, मेंबर और कंपनी अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिलायंस से कोई दिक्कत है, आप रिलायंस कंपनी को केस करोगे, आप अंबानी को नहीं केस कर सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि अंबानी अलग है, रिलायंस कंपनी अलग है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जो मालिक है ये किस में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि मालिक और कंपनी सेम है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, मालिक और कंपनी अलग है। ये देखिए कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकता है, अपने नाम पे केस कर सकता है। आप लोग सुने होंगे रिलायंस कंपनी के ऊपर केस हो गया, टाटा कंपनी के ऊपर केस हो गया, ये क्यों सुनते हैं कंपनी का नाम, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, उसके ऊपर ही केस होगा। अगर कोई कंपनी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कंपनी के नाम पे ही आएगा, उसके मालिक के नाम पे नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलता रहेगा, इंसान तो मर जाता है तो खत्म, डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, इंसान का एग्जिस्टेंस खत्म, बट कंपनी नहीं खत्म होता है। सपोज मान लीजिए इसका एक केस लॉ भी होता है, ठीक है। आप लोग अगर मतलब के बेसिकली अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे ये प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे अब हम लोग के सीएस में क्या होता है, पूरा कंपनी एक्ट हम लोग पढ़े हुए, ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़े हुए ये सब चीज़। यहाँ तो बहुत छोटा चीज एकदम बहुत कम करके दिया हुआ आपको, एकदम बेसिक बच्चा लोग का दिया हुआ है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि कंपनी हमेशा चलता रहेगा जब तक आप उसको लीगली बंद नहीं करते, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कंपनी को डिसॉल्व करना, ठीक है। डिसॉल्व करना ही डिसॉल्यूशन इसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब कंपनी को लीगली वे में आप बंद करेंगे तभी बंद होगा, अदरवाइज चलता रहेगा। सपोज मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 4 मालिक है, ठीक है। देखिए यहाँ एक आपका कंपनी है, ठीक है, जिसका मालिक है आपका 4 है, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये लोग चारों एक दिन फ्लाइट में बैठ के कहीं जा रहा था, ठीक है, और फ्लाइट क्या हो गया, क्रैश हो गया, चारों मर गए, तो कंपनी खत्म। यही लोग चारों तो मालिक था, ये लोग मर गया तो कंपनी बचा, बट नहीं, कंपनी चलता रहेगा। ये लोग का लीगल हायर है वो आएगा, मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग कंपनी में हिस्सा लेगा, ठीक है। या कुछ कोई नहीं भी है तो गवर्नमेंट फिर इसको देखेगा कि क्या करना है, बट कंपनी लीगली चलता रहेगा जब तक आप इसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके इसको डिसॉल्व नहीं कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी, यही तो मेन रीजन है जिसकी वजह से सब कंपनी खोलता है। सब देखिएगा बड़ा बड़ा लोग कंपनी खोल के हर चीज़ रखते हैं, अपना प्रॉपर्टी भी कंपनी के नाम पे रख देता है, ठीक है, हर एक चीज़ करेगा कंपनी खोल के। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्या लिमिटेड है, मतलब जितना पैसा हम बोला है उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग सपोज मान लीजिए, तो बताते हैं हम लोग, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ये एक कंपनी में शेयर होल्डर है,
ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, RS लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी में शेयर होल्डर है, मालिक है। और ये बोला है कि हम मतलब मान लीजिए कि 5,000 शेयर खरीदेंगे और एक शेयर का हम देंगे 10 रुपया, तो टोटल कितना देगा ये, 50,000 रुपया देगा। ठीक है, ये बेसिकली कितना देगा, 50,000 देगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आप लोगों का शेयर वाला चैप्टर पढ़े होंगे या आगे जाके जब अकाउंट में शेयर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है कि हम लोग जो शेयर का पैसा होता है वो आधा आधा भी मंगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये दिया है 20,000 अभी के लिए। ठीक है, बाकी इसका पेंडिंग कितना है, पेंडिंग है 30,000। ठीक है, तो मान लीजिए RS लिमिटेड डूब जाता है, कंपनी डूब गया, कंपनी का बहुत कर्जा है, कंपनी को एक क्रेडिटर है। ठीक है, मिसेस वाई। ठीक है, ये क्रेडिटर है, इसको पैसा देना है। इसको पैसा कितना देना है, इसको मान लीजिए 1 करोड़ रुपया देना है, कंपनी का पैसा ही नहीं है। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं है, तो भी ये ओनर, ये जो मिस्टर है, इसका जेब से सिर्फ कितना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो पेंडिंग 30,000 रुपया है, जो ये लाइबल था कंपनी को देने के लिए, मतलब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो ये पैसा लगा रहा है, शेयर होल्डर है जो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, ओनर नहीं बोलते हम लोग इसको, ये चीज़ आप याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, अंबानी मालिक है, मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, शेयर होल्डर है। ठीक है, अगर रिलायंस का शेयर, एक शेयर मेरे पास है तो हम भी क्या कराएंगे, शेयर होल्डर कराएंगे। आप लोग जो शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते होंगे या फ्यूचर में जाके लगाएंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है ये सब। तो अब यहाँ पे देखिए, मिस वाई को हमको 1 करोड़ रुपया देना था, बट कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। फिर भी कंपनी के जो एसेट है वो तो बिकेगा, पूरा एसेट बिकेगा, और इसको क्या करेंगे, एसेट बेच के मिस वाई को पैसा देंगे। ठीक है, बट मिस्टर ए से कितना लेंगे, मिस्टर ए के सिर्फ हम 30,000 रुपया ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे कि पार्टनरशिप का अगर पैसा बाकी है तो पार्टनरशिप का जो प्रॉपर्टी है वो बेचेगा, फिर वो बेच के भी पैसा बच गया तो पार्टनर लोग का पर्सनल एसेट भी बिक्री हो जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जितना स्कैम वगैरह होता है तो ओनर लोग बच जाता है और कंपनी डूब जाता है। समझ में आया? तो कंपनी का क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, जितना ओनर बोला है, ये जितना का गारंटी दिया है उतना ही पैसा देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पूरा डूब गया बट जो मालिक है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ये याद रखिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट कंपनी का क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है सर, हम लोग बहुत बार सुने शेयर मार्केट, शेयर क्या होता है, शेयर समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है अपना RS लिमिटेड। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका जो मालिक होगा, इसको क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसका हिस्सा खरीदेंगे। ठीक है, तो देखिए ये लोग मान लीजिए ABC, ये कंपनी बना, कंपनी में मान लीजिए 30,000 शेयर इशू किया। शेयर इशू किया मतलब, शेयर मतलब एक पार्ट, कंपनी का एक पार्ट, एकदम इजी में समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये कंपनी है, ये कंपनी को मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक शेयर। तो ये जो मेरा, ये जो एक चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 शेयर। ठीक है, इसी तरह हम क्या किया, इस कंपनी को पूरा का पूरा 30,000 शेयर में बांट दिया। ठीक है, 30,000 में से ये हो सकता है आपका 10,000 शेयर खरीद लिया। ठीक है, ये हो सकता है बी जो है ये आपका 6,000 शेयर खरीद लिया, कितना हुआ 16,000। ये क्या किया, 14,000 शेयर खरीद। तो अब ये कंपनी में क्या है, अगर मान लीजिए आप इसका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो ये उस हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 10,000 शेयर का मालिक है, ये 6,000 शेयर का मालिक है और ये 14,000 शेयर का मालिक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर। जिसके बाद जितना ज़्यादा शेयर रहेगा उसके बाद उतना ज़्यादा पावर रहेगा। अब हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। ठीक है, रिलायंस जो है अंबानी का है, क्यों है अंबानी का,
सिर्फ अंबानी मालिक नहीं है, बट अंबानी के पास जो है उसका पूरा फैमिली मिला के 47% के अराउंड उसके पास शेयर्स है, पूरा फैमिली मिला के। मतलब 100 में से 47 शेयर इसके पास है, ठीक है। बाकी शेयर जो है वो अलग अलग इन्वेस्टर के पास है, फॉरेनर्स के पास है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पास है, अलग अलग म्यूचुअल फंड वगैरह पब्लिक के पास है, इन लोग के पास है। तो 100 में से 47% तो अंबानी के पास ही है। तो जो भी डिसीजन होगा वो अंबानी के हिसाब से लिया जाएगा। 50% से ज़्यादा अगर है तो नॉर्मल एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है, मतलब डिसीजन ले सकते हैं। 40 ये हाँ बोलेगा, मतलब 47% शेयर्स जो है वो हाँ बोल दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि अंबानी का चलता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अंबानी मालिक है, समझ में। इसको बोलते हैं सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है ये लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेयर समझ में आ गया। अब जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग शेयर में क्या देख रहे थे कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब क्या लिखा हुआ देखिए, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर, जो हम आपको बताया, ठीक है। हाँ, जो पूरा कैपिटल है वो क्या करेंगे हम छोटे छोटा पार्ट में बांट देंगे, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, ठीक है। द शेयर होल्डर इज फ्री to withdraw his membership from company by transferring his share, ठीक है। अब इसमें देखिए एक कैच है, ये बेसिकली आपको उतना अच्छा से लिखा नहीं है ये, ठीक है। लिखा नहीं है मतलब ये जो शेयर होल्डर है वो फ्री है कि अपना शेयर बेच सकते हैं, सही बात है, बट थोड़ा सा इसमें कैच है। क्या कैच है देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है ये दो हिसाब से होता है। एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। सर इसका मतलब क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है प्राइवेट कंपनी और क्या होता है पब्लिक कंपनी, बट हम लोग समझ लीजिए इजी वे में। यहाँ पे पब्लिक कंपनी में जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये मान लीजिए कि रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड भी है वो, उसमें अगर हमको शेयर बेचना है तो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ पे जाके शेयर बेच देंगे, ठीक है, इजीली बेच दिए, कंपनी का परमिशन नहीं चाहिए, किसी का परमिशन नहीं चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी में ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना बस, ठीक है। मतलब परमिशन आपको बाकी मेंबर का परमिशन लेना होगा, तब जाके आप जो शेयर है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, हर कंपनी का क्या होता है, एक ठप्पा होता है, ठीक है, जो स्टैम्प हुआ है जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद से तो साइन नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, वो एक इंसान साइन करेगा और उसमें ऑथराइज रहेगा कॉमन सील का। मतलब क्या हुआ, अब देखिए RS अकेडमी अगर RS लिमिटेड तो कोई डॉक्यूमेंट है तो वो RS लिमिटेड साइन कर पाएगा, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसके बेहाफ में कौन साइन करेगा, जो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या ऑथराइज सिग्नेटरी है, ठीक है, वो साइन करेगा। फॉर एग्जांपल ये RS लिमिटेड है अगर, तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अगर हमको साइन करना है तो कौन साइन करेगा, ये डॉक्यूमेंट हम साइन करेंगे, हम इसका ओनर है तो हम साइन करेंगे। आप साइन करने के बाद इसमें एक गोल स्टैम्प भी लगेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा RS लिमिटेड ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, स्टैम्प मारा हुआ रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील। समझ आया, देखिए यहाँ पर तो कॉमन सील लग गया, मतलब वो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कंपनी का बंदा ही साइन किया उसको, ठीक है। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। क्या होता है, कंपनी में ओनरशिप और कंट्रोल अलग होता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पापा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे पापा उस बिजनेस को ओनर है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेरे पापा करेंगे। या आप लोग के घर में अगर पापा मम्मी या कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो कौन, ओनर कौन है उस बिजनेस के, वही लोग हैं, और उस बिजनेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम आते हैं रिलायंस कंपनी के पास, ठीक है। रिलायंस कंपनी का शेयर्स बहुत है, ठीक है, मतलब कितना शेयर्स है हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम आते हैं DSP के वेबसाइट पे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के
वेबसाइट पर आता है। देखिए यहाँ पे आपको हर एक कंपनी के बारे में, जो भी लिस्टेड कंपनी उसके बारे में लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, आगे हम लोग देखते हैं। आइए इसको सर्च करते हैं इसमें भी रिलायंस। ठीक है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज चलो मेन कंपनी। ठीक है, अब आइए इसको, यहाँ पे देखिए इस कंपनी के बारे में सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि इस कंपनी का कितना अभी प्राइस चल रहा है। देखिए ये प्राइस है आपको, ठीक है, कितना प्राइस चल रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, और इसमें सब कुछ लिखेगा, मतलब कितना प्राइस बढ़ा था, कितना कम हुआ था, यहाँ पे देखिए आप ये वाला चीज, ये इसका मार्केट है। ठीक है, मतलब 18,43,934 करोड़ में, ये जितना भी चीज़ है ये करोड़ में। ठीक है, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है आपका 10 रुपया। ठीक है, टोटल इसके पास शेयर्स कितना है ये देखते हैं हम लोग। आपको देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए यहाँ पे हम भी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। ठीक है, देखिए टोटल में इस कंपनी के पास कितना शेयर दिख रहा है आपको, पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, मतलब टोटल इतना शेयर है इसके पास। अब देखिए यहाँ पे कितना नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ये इम्पोर्टेंट है। 42,06,159 शेयर होल्डर है इसके पास, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मार्क तो हम नहीं कर पा रहे यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल 42 लाख शेयर होल्डर है। मतलब 42 लाख लोग जो है रिलायंस कंपनी का मालिक है। समझ रहे आप, मतलब आप एक शेयर खरीद लिए तो आप भी तो मालिक हो गए। अब ये जो रिलायंस कंपनी है इसका 42 लाख शेयर होल्डर है, मतलब ओनर है। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमको डिसीजन लेना है रिलायंस कंपनी में तो 42 लाख लोग से पूछना पड़ेगा। ओनर है वो लोग, पैसा लगाए कंपनी में, कल को कंपनी डूब गया तो पैसा तो इन लोग का डूबेगा ना। तो आपको लग रहा है कि 42 लाख का हम लोग परमिशन लेते जाके, हमको डिसीजन लेना। मान लीजिए रिलायंस कंपनी बोला, जो अंबानी फैमिली है वो बोला कि एक घर में एक और पोता पैदा हुआ है तो उसके लिए हम एक नया कंपनी खोल रहे हैं, एक खिलौना का कंपनी खरीद रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली अभी खरीदा भी रिलायंस। तो अगर वो बोलता है कि हम लोग को खिलौना का कंपनी, रिलायंस खिलौना का इंडस्ट्री में घुसना चाहता है तो इसका लिए परमिशन लेना है, तो उसका 42 लाख लोग को बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाइएगा, इंडिया का बड़ा से बड़ा स्टेडियम में भी जगह नहीं मिलेगा आपको, तो आप कैसे लीजिएगा 42 लाख का परमिशन। समझ में आ रहा है, और हर चीज़ में आप 42 लाख का परमिशन लीजिएगा। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो अभी जो भी चीज़ होता है वो ई वोटिंग से होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फ़ोन में आएगा, आप अपना फ़ोन में कीजिए, ठीक है, वोट कर दीजिए, आपका हो गया कि हाँ ये खोलना है टॉय का शॉप या नहीं खोलना है, खरीदना है कंपनी या नहीं खरीदना है। बट आप एक चीज़ समझिए, हम हर एक डिसीजन के लिए 42 लाख लोग से पूछने जाएंगे, नहीं पूछने जाएंगे। तो ये जो 42 लाख लोग हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक कुछ लोग को चुनता है। जिस लोग को चुनता है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जो कंपनी को चला रहा है, मतलब जो कंपनी का डे टू डे डिसीजन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक मीटिंग रूम है, यहाँ पे सब बैठा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, डेली कंपनी का जो भी डिसीजन है ये लोग यहाँ से बैठे बैठे ये ले रहे हैं डिसीजन। ठीक है, ये हमारा उठे हुआ है चेयरमैन। ठीक है, ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये लोग कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये लोग डे टू डे डिसीजन लेगा। ठीक है, मान लीजिए 10-15 लोग जो भी है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, नहीं कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में जाएंगे। अब देखिए ये लोग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग मिल के मुकेश धीरूभाई अंबानी, ठीक है, और इसकी जो भी घर का लोग है, आनंद मुकेश अंबानी, ठीक है, ये लोग देखिए ईशा अंबानी, ये लोग ही, और बाकी भी बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह लोग यहाँ पे है, CS भी है देखिए कंपनी में। ठीक है, तो ये लोग ही डिसीजन लेते हैं डेली का। ठीक है, कितना ही लोग हैं यहाँ देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 लोग हैं। अब ये लोग 17 लोग बैठ के डिसीजन ले रहा है। 42 लाख लोग
डिसीजन नहीं ले रहे, 42 लाख को क्या किया है, 17% को हायर किया है, ये लोग डिसीजन ले रहे। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, 17 लोग कर रहे हैं, बट ओनरशिप किसके पास है, 42 लाख लोग के पास है ओनरशिप। तो समझ में आया, कंपनी में क्या होता है, आपका जो ओनरशिप है और कंट्रोल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा 17 लोग ही हर डिसीजन ले रहा, कंपनी 17 लोग बैठ के डिसाइड कर लिए कि हम कंपनी बंद कर देंगे फिर से, ऐसा होगा नहीं होगा। तो क्या है कि कुछ कुछ जो बड़ा डिसीजन है, बड़ा डिसीजन के लिए आपको बाकी शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अब वही वोटिंग के थ्रू होता है, फिजिकल मीटिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली सबका आएगा नहीं वोट करने, ठीक है, ऐसा ऑनलाइन भी वोट नहीं करता है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया कि जो ओनर है वो अलग है और जो कंट्रोल कर रहा है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉलेंट्री एसोसिएशन। एक कंपनी क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब कुछ लोग मिलके खुद से, जबरदस्ती तो नहीं हो रहा, खुद से लोग जाके इसको बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री एसोसिएशन, ठीक है। इसमें अपना डिस्कस करने का कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, ये लॉ के नज़र में एक लीगल पर्सन माना जाता है कि हर एक कंपनी का क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट होता है, COI होता है, MOA होता है, AOA होता है, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, पैन कार्ड होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली, ठीक है, देखिए, a share capital of the company is generally divided into large number of share of small value, ठीक है, जिस शेयर ऑफ परचेज बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा कंपनी का जो है ना, उसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया, ठीक है, तो लार्ज नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसा हम आपको दिखाए थे, ठीक है, इस कंपनी का प्राइस कितना है, देखिए प्राइस है आपका अभी 1362 रुपये के आसपास है, ठीक है, और शेयर होल्डर कितना देखे थे हम लोग अभी, यहाँ पे देखिए कितना शेयर है यहाँ पे कंपनी का, हम लोग 42 लाख देखे थे शेयर होल्डर, ठीक है, मतलब 42 लाख लोग, बट शेयर्स कितना है, शेयर्स देखिए यहाँ पे, प्रमोटर के पास इतना शेयर्स है और पब्लिक के पास इतना शेयर्स है, टोटल मिला के गेम देना पाएंगे आपको, गेम लीजिए, मतलब एक 1300 या 1328 करोड़, 1328 करोड़ 93 लाख 13,310 शेयर है मार्केट में, समझ में आ रहा है। तो रिलायंस जो इतना बड़ा कंपनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1362 से, तो आ जाएगा आपका मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप जो ये है आपका, ये है आपका मार्केट कैप, देखिए 18,48,934 CR करोड़, ठीक है। याद रखिए लास्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। क्या है, कंपनीज एक्ट, जो कंपनी है गवर्नमेंट उस पर पूरा का पूरा कंपनी लॉ लगा के रखता है और उसको पूरा कंट्रोल करता है। अब देख लीजिए, आपको हम दिखाए जैसे अभी यहाँ पे ये कम है आपका लॉ, आपके बुक में तो मुश्किल से 20 से 30 पेज है, ये पूरा जो कंपनीज एक्ट है ये आपका 300-400 पेजेस का है। आप देख लीजिए यहाँ पे हर एक चीज़ का पूरा हर एक सेक्शन है, हर एक सेक्शन में आपका किस तरह से क्या है, पूरा लॉ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा है और हर एक चीज़ कैसे होगा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे वोटिंग कैसे होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको दिखाते हैं अगर कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना है, सिर्फ इक्विटी शेयर तो कैसे इशू होगा, ठीक है। हर एक चीज़ आपका दिया हुआ है यहाँ पे, हर एक चीज़ से रिगार्डिंग क्या आपका लॉ है, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, शेयर को अल्टर करना है तो वो कैसे होगा, हर एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ जो गवर्नमेंट है इसको पूरा कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। हम लोग टोटल कितना फीचर्स देखे, 10 फीचर्स देखे। आपका MCQ है तो आपका सिर्फ इसमें से कुछ दे देगा डेफिनेशन, बोलेगा बता कि कौन सा फीचर को डिनोट कर रहा है, बोलेगा मान लीजिए केस स्टडी दे दिया, ठीक है, कि एक कंपनी है जिसका 4-5 शेयर होल्डर है, वो लोग सब ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन चला गया, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी बंद नहीं होगा। तो बताओ ये कौन सा फीचर है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए
पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े थे उसी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पार्टनरशिप एक्ट कौन सा एक्ट गवर्न करता है? 1932 पार्टनर, ये 2013 का एक्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, याद है कि पार्टनरशिप पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन का कंपनी चल ही नहीं सकता। मतलब कंपनी यहाँ पे आप जाइएगा, ठीक है, ये जो एनसीए का ये है, यहाँ पे जाके आपको लॉगिन में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको आईडी बनाना पड़ेगा, लॉगिन करके फिर इसको रजिस्टर करना पड़ता है। पूरा का पूरा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा खासा पैसा लेते हैं हम लोग, तो ये पूरा कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा पहले आपको। नेक्स्ट मिनिमम नंबर, याद है हम लोग मिनिमम नंबर पार्टनरशिप में कितना पड़े थे? 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, और आपका अगर बैंकिंग कंपनी है तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और शेयर होल्डर इन अ पब्लिक कंपनी 7 और प्राइवेट कंपनी में 2, ठीक है। ये याद रखिएगा, मिनिमम कितना है आपका? प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब आपस में फैमिली लोग मिल के कर रहे हैं, कुछ लोग ही मिल के कर रहा है। बेसिकली जो कम लोग या छोटा मोटा बिजनेस होता है वो प्राइवेट के स्टार्ट होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बड़ा बिजनेस प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, वो भी हो सकता है। प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम कितना चाहिए? 7 लोग चाहिए, ठीक है। ये हो गया मिनिमम। अब मैक्सिमम क्या है देख लीजिए। मैक्सिमम यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप में लिखा हुआ है 20 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और बैंकिंग में 10, बट हम लोग पढ़े थे ये 20 पुराना हो गया। कितना है नया रूल? 50 है, और आपका बैंकिंग में 10 है, ठीक है। और ये 50 वाला चीज़ हम आपको बताया था कि कंपनी, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी के केस में 50 है, और पब्लिक के केस में कोई लिमिट नहीं है। जैसे सवाल अभी ना आप देखें 42 लाख शेयर होल्डर है, तो क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक के केस में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट के केस में कितने का लिमिट है? 50, और इसमें नो लिमिट। समझ में आए? अब नेक्स्ट डे टू डे मैनेजमेंट। हम बताया था कि अगर पार्टनरशिप एक्ट है और इसमें एक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, या पार्टनर के बीच में कुछ एग्री नहीं हुआ, तो क्या होगा? हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है डे टू डे मैनेजमेंट में, ठीक है। बट आपको कंपनी में ऐसा होगा? नहीं होगा। अभी ना आपको देखा है कि कंपनी में 42 लाख शेयर होल्डर है, तो क्या वो लोग पूरा का पूरा मिल के डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट लेगा? नहीं लेगा, ठीक है। कौन ले रहा है? सिर्फ 17 लोग ही जो है वो लोग देख रहे हैं कि कैसे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। ऑब्वियसली ये लोग अपने नीचे भी बहुत सारा लोग हायर करता है मैनेजर लेवल पे, उसके नीचे लेवल पे, बट ये लोग ही क्या करेगा? डे टू डे मैनेज करेगा। ये जो 42 लाख लोग हैं ये लोग मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ टू लायबिलिटी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मैं तो बोल रहा है आपको, देख लीजिए। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। बताया अभी हम आपको कि पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है पार्टनरशिप में। मतलब पूरा पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी तो बेचाएगा, प्लस उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचाएगा, ठीक है। बट आपका क्या है, जो लायबिलिटी होता है कंपनी का, वो क्या होता है? मेरा लिमिटेड होता है। जितना हम बोले, मतलब जितना हमको पे करना है, जितना हमके लिए हम लायबल है उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ अदर देन पब्लिक कंपनी द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर कंपनी आर लिमिटेड। एकदम ही गलत है। हर एक कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड ही होता है, ठीक है। एक्सेप्ट अनलिमिटेड कंपनी एक आते हैं, बट वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। लीगलिटी, पार्टनरशिप का कोई लीगल एक्जिस्टेंस नहीं है, लॉ के नज़र में उसका कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का अलग से लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। पैन वगैरह होता है, बट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। बट कंपनी का एक अलग से लीगल एंटिटी माना जाता है, मतलब शेयर होल्डर अलग है और कंपनी अलग है, बट पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों ही सेम होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी डेट ऑफ मेंबर, ठीक है। अगर पार्टनर cease to be if partner retire, die और declare insolvent,
मतलब आपके पार्टनर रिटायर हो गया तो वो पार्टनरशिप बंद, अब आपको फिर से उसको लीगल वे में निकालना पड़ता है, फॉर्म वगैरह होता है LT3 वगैरह ये सब भर के उसको निकालो, डेथ हो गया तो निकालो, ठीक है। या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवालिया निकल गया, उसके बाद पैसा ही नहीं है पे करने को, तो उस केस में क्या होता है जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाता है, तो फिर से नया एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब चेंज होता है एग्रीमेंट। बट कंपनी के केस में इंसॉल्वेंसी हो गया, डेथ हो गया शेयर होल्डर का, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कल को अंबानी मर गया, रिलायंस कंपनी कुछ बंद नहीं होने वाला, आपका जियो का जो सिम है वो आराम से चलेगा। अगर उसका मालिक मर भी गया तो, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर भी गया तो, ठीक है, उसका शेयर होल्डर का बनने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। अभी के लिए आप लोग मान लीजिए कंपनी को जो बंद किया जाता है या कोई भी बिजनेस को बंद किया जाता है जिसको वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन बोलते हैं। फर्म डिसॉल्व होगा एग्रीमेंट से और कोर्ट का ऑर्डर से, मतलब आपस में सब पार्टनर डिसाइड कर लिया कि एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम लोग का ये बिजनेस नहीं चलाना तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, या कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि ये पार्टनरशिप को बंद करो तो बंद हो जाएगा। बट कंपनी के केस में ये तभी वाइंड अप होगा जब ये कंपनी एक्ट का प्रोविजन को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कंपनी एक्ट का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है इसके ऊपर, वाइंडिंग अप के ऊपर कि कैसे इसका वाइंडिंग अप होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ दिख रहा है चैप्टर 20 वाइंडिंग अप का, ठीक है। ये वाइंडिंग अप कब होगा जब आपका ये पूरा का पूरा आप ये फॉलो करेंगे, प्रोसीजर देखेंगे कैसे मोड ऑफ वाइंडिंग अप, कैसे आपका क्या क्या मोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल से हो सकता है, वारंटी हो सकता है, अदर हो सकता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कंपनी एक्ट के हिसाब से ही वाइंड अप करना होगा, तब जाके आपका जो कंपनी है वो वाइंड अप होगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंस समझ में आया होगा आपको आराम से, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर से समझाना है तो आप लोग के पास मेरा नंबर होगा या आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगा तो हम वहाँ पे आपको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट आइए इम्पोर्टेंट चीज़, और अगर कोई भी चीज़ में डाउट है तो आपके पास वीडियो है, आप आराम से उसको बैक कीजिए और उसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ को ये लोग क्या किया है, फिर से हमको जो टेबल में दिया था पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस, अब क्या किया उसको लिख के दे दिया है पैराग्राफ में, ठीक है। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट से बनता है, एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप आप बना लो, ठीक है। बट कंपनी कैसे बनता है, और एक चीज और क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप में कोई आपका लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपको बता दिया है, ठीक है। सेम पॉइंट ही है सब कि आपका मिनिमम नंबर कितना होगा, पार्टनरशिप में 2 होगा, ठीक है, मैक्सिमम 50 होगा, और आपका बैंकिंग कंपनी का 10 होगा। और कंपनी के केस में क्या होता है आपका मिनिमम कितना है, अगर आपका प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो मिनिमम आपका 2 है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कोई लिमिट पड़े थे, हाँ पड़े थे, कितना पड़े था 50। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लीगल स्टेटस, कंपनी का लीगल एंटिटी होता है, लीगल स्टेटस होता है, बट पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप मेंबर, जो भी मेंबर है उसका लायबिलिटी क्या लिमिटेड है, जितना अमाउंट बाकी है देना उसको अनपेड शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अनपेड शेयर कैपिटल ही वो दे सकता है, उससे ज़्यादा और नहीं दे सकते, या जितना वो गारंटी दी है, एक गारंटी कंपनी भी होता है, आगे देखेंगे होते। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में लोग पढ़े थे, अगर किसी को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो सब पार्टनर का क्या चाहिए, हमको कंसेंट चाहिए। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर का परमिशन चाहिए, पब्लिक कंपनी तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी कंट्रोल, ठीक है, आपका पार्टनरशिप में ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, छोटा मोटा कंपनी आराम से चलाओ, गवर्नमेंट बोलता है कि ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना काम में ध्यान दो, लॉ में इतना ध्यान मत दो, इतना ज़्यादा कंपलसरी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ नहीं रखता है, ठीक है, सिंपल रखता है कि छोटा लोग एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आराम से चला सके। बट जो कंपनी वो थोड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा है, मतलब एक तरह से, ठीक है, तो इसलिए उसमें बहुत लॉ है, बहुत है, मतलब आप देखे होंगे अभी 400 से ज़्यादा सेक्शन देखा है, सबको पढ़ के सबको कंप्लायंस करना है। बस कंपनी लॉ नहीं, बहुत सारा चीज़ें, ट्रेड लाइसेंस का लॉ देखना है, लेबर लॉ देखना पड़ेगा, GST का लॉ देखना होगा, इनकम टैक्स देखना होगा, बहुत कुछ है, ठीक है। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो एग्रीमेंट में
आप लोग आराम से चेंज कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप ये कंपनीशिप के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। मैनेजमेंट, अगर खुद से मतलब डिसाइडेड नहीं है तो जितना पार्टनर है सब मिलकर आपका मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, बट आपका कंपनी के केस में क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सिर्फ वही आपका मैनेजमेंट में पार्ट लेगा और कोई पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, दूसरा देखिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसका डे टू डे चेंज होने से इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब मान लीजिए कि कोई मर गया, कोई डेथ हो गया, कोई रिटायर्ड हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, बंद हो जाता है, सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाता है, बट कंपनी चलता रहेगा क्योंकि क्या है, ये परफेक्चुअल सक्सेस है। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, कंपनी चलता रहेगा। कंपनी में क्या होता है, मेजोरिटी रूल होता है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी लोग जैसे 17 लोग बैठा हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इन लोग से जो मेजोरिटी मान लीजिए कि डिसाइड करेगा, मेजोरिटी कितना हो जाएगा आपका, 9 लोग हो जाएगा। ठीक है, तो 9 लोग जो डिसाइड अगर बोल दिया हाँ और 8 लोग बोला नो, तो क्या होगा, जो हाँ बोला है हाँ ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी लोग क्या बोला, हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स और ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट के केस में भी क्या बेसिकली मतलब है कि जो ऑडिट या अकाउंट्स होगा वो कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा। हर कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, हर एक कंपनी को अपना ऑडिट करवाना पड़ता है, कंपनी एक्ट में लिखा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। नेक्स्ट, इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, याद है लास्ट क्लास में, कि इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी, और हर एक पार्टनर क्या होता है, दूसरा पार्टनर का एजेंट होता है, और प्लस पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट होता है। कॉमन सेल। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक या दो पार्टनर ऑथराइज होता है साइन करने के लिए। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, जिसको हम लोग या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई डायरेक्टर ऑथराइज होगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो हम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला चीज़ पढ़ाए थे, ठीक है, इसमें से हर एक इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ आज लोग डायरेक्टर वर्ड सुने होंगे बहुत ज़्यादा है। हर एक इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। ठीक है, और ये पूरा का एक साथ कलेक्टिव नॉन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब सब डायरेक्टर के एक साथ क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक सिंगल इंसान को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। तो कंपनी कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर चलाता है। ठीक है, और मुकेश अंबानी क्या है, एक डायरेक्टर है उसमें। नीता अंबानी कौन है, एक डायरेक्टर। ईशा अंबानी कौन है, डायरेक्टर है। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मतलब एक कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग PUSC भी बोलते हैं। ये आपके बुक के हिसाब से प्राइवेट कंपनी में 1 लाख है, पब्लिक कंपनी में 5 लाख है। ये चेंज होते हुए 13 साल हो गया, जब से कंपनी एक्ट 2013 आया, ये हट गया। बट आपका जो बुक है वो हटाने नहीं मांग रहा, आपका जो सिलेबस है, जो असर है, वो हटाना ही नहीं चाहता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं होगा कि ये हट गया है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 10 है, 1 लाख है। ठीक है, बट ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ नहीं होता है। आप जितना चाहे उतना पैसा दीजिए, नहीं भी बिना पैसा दिए आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, PL एप्रोप्रिएशन बना के आप लोग बांट देते हैं। बट कंपनी के केस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो एज ए डिविडेंड के फॉर्म में आता है। पार्टनरशिप प्रॉफिट का, आप एक कंपनी प्रॉफिट कमाए तो क्या पूरा का पूरा पैसा बांट देगा, पूरा का पूरा पैसा बांट देगा तो वो कंपनी बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, वो नहीं करता। वो मान लीजिए पूरा प्रॉफिट है, इसका कुछ पोर्शन, इतना पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए वो बांट रहा है। ठीक है, ये पोर्शन वो बांट रहा है, तो ये जो पोर्शन बांट रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया जाता है। फिर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप आपको बताया, कंपनी पार्टनरशिप के केस में एग्रीमेंट बना के वाइंड अप हो सकता है, बट आपका कंपनी के केस में पूरा का पूरा वाइंडिंग अप का सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आपको बता दें, कंपनी एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है, और जो कंपनी एक्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से चलता है। ठीक है, कंपनी एक्ट आप लोग लिखेंगे तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। जहाँ E कैपिटल होता है, कंपनी का C कैपिटल होता है, एक्ट का A कैपिटल होता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ACT एक्ट लिखेगा, ये तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी एक्ट का A कैपिटल होगा, एक्ट का हमेशा। तो डिफरेंस बिटवीन कंपनी और पार्टनरशिप अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग स्लो जा रहे हैं, सो डैट आपको कंपनी बेस पूरा बने।
और कंपनी रैक आपका कंप्लीट हो। ठीक है, मतलब कंपनी का अच्छा सा आप समझ पाए कि कंपनी होता क्या है और क्या है। नेक्स्ट आपका एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, जल्दी से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी क्यों बोला जाता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री इज एसेंशियल, मतलब पूरा कहानी बता रहा है। बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी खोलते हैं, उसमें बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे पावर जनरेशन, कोल, ऑयल, स्टील, सीमेंट, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंपनी से ही बनता है। ठीक है, और ये सब चीज़ कंपनी ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ गवर्नमेंट करके देता है, पॉसिबल नहीं है। लार्ज एक्सटेंट में अगर प्रोडक्शन करना है तो ये क्या होगा, कंपनी ही के लिए पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी यूटिलाइजेशन होगा आपको, ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसका अच्छा से यूटिलाइज होगा। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक बेटर यूज ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, मतलब जो कंपनी है उसका सही से यूज कर पाएगा। मतलब क्या हो रहा है, आप देखे होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते होंगे, आप देखे होंगे वहाँ पे कितना मुश्किल से काम होता है। 10 बार जाइएगा, घूस खिलाना पड़ेगा, तब काम होगा आपका। ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, ना कुछ अच्छा है। आप इंडियन रेलवे देख लीजिए, कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है, कितना दिक्कत होता है। बट वहीं पे मेट्रो अपने आ रही है, मेट्रो कौन चलाता है, प्राइवेट कंपनी चलाता है। तो प्राइवेट कंपनी एक चीज़ को अच्छा से मैनेज कर पाता है, क्योंकि उसके बाद स्किल अच्छा होता है, उसके बाद आपका रिवॉर्ड वाला सिस्टम होता है कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड, नहीं करोगे तो पेनल्टी देंगे। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट में अच्छा से काम नहीं हो पाता, इसलिए कंपनी लोग आके सब काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज, जो भी आइडियल रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, सही से मोबिलाइज करना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन मोबिलाइज इसके स्मॉल सेविंग ऑफ पब्लिक, मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली कि आप लोग सबके पास पैसा है, बट आप लोग सबके पास जो पैसा है वो तो बहुत कम है ना। आपके पास मान लीजिए कि इसके पास 10,000 है, ठीक है, इसके पास 1 लाख रुपया है, इसके पास 2 लाख रुपया है, इसके पास 20,000 रुपया है। तो ये 10,000 20,000 में सब बिजनेस होगा, 1 लाख रुपये बिजनेस होगा, नहीं होगा। बट ऐसे ही बहुत सारे लोग अगर अपना सब पैसा ये उठा के थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सब जगह से अगर पैसा आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 करोड़ आ गया, अब यहाँ पे हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, समझ आए। नेक्स्ट सेल्फ रिलायंस, मतलब अपने ऊपर भरोसा रहेगा। ठीक है, कंट्री डेवलप होगा तो बेसिकली कंट्री जो है वो इंडस्ट्री की वजह से डेवलप होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो, अगर मान लीजिए कि हम लोग क्रूड ऑयल को खुद से बना रहे हैं, जो अभी अब इतना दिक्कत चल रहा है ईरान वॉर की वजह से, अगर हम लोग ये खुद से प्रोडक्शन कर पाए तो क्या होगा, हम लोग के लिए ईजी होगा। ये हम लोग के लिए ईजी है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पेट्रोलियम या फिर डीजल नहीं मंगाते, हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल में इम्पोर्ट करने में ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर और रूरल इकोनॉमी, जो सोशल सेक्टर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब में क्या होता है, हेल्प होता है। आप बहुत सारे देखे होंगे, कंपनी का बहुत हेल्प करता है, मतलब सोसाइटी का बहुत काम करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये तो सबसे बड़ा चीज़ है, जॉब दे रहा है। दूसरा, आसपास का देखिएगा लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं। एक जगह है जो एकदम बेकार है, मान लीजिए यहाँ पे पहले आज से 10 साल 20 30 40 साल पहले जो सॉल्ट लेक एरिया था अपना, वो कितना था, पूरा जंगल था, वीरान था, बट वहाँ पे गवर्नमेंट बोला कि कंपनी बनाओ, हम बेनिफिट देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा जगह है, यहाँ पे कंपनी बना, तो अब कंपनी बनेगा तो कंपनी में आने जाने के लिए रोड बनेगा, तो लोग रोड बनाएगा या गवर्नमेंट रोड बनाएगा। अब कंपनी में जो लोग काम कर रहा है वो लोग क्या करेगा, वो लोग लंच कहाँ करेगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट बनेगा, मीटिंग है, मीटिंग के लिए कैफ़े बनेगा। ठीक है, ये लोग को पार्टी करने जाना, पार्टी करने के लिए पब बनेगा। ठीक है, ये लोग को प्रिंटिंग जेरोक्स करवाना है, प्रिंटिंग जेरोक्स का दुकान खुलेगा, यहाँ पे स्टेशनरी चाहिए, यहाँ पे दुकान खुलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, ये लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे आपका फ्लैट खुलेगा, पीजी खुलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है अपना। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं, आपका जो भी उबर आया इंडिया में, ठीक है, उबर, ओला आया, रैपिडो आया, ये कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा सोचिए आप। ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सबसे कितना एम्प्लॉयमेंट देगा, जितना डिलीवरी बॉय ये सबको एक कमाने का जरिया मिला।
ठीक है। इससे पहले क्या था, इन लोग के पास हो सकता है कि इन लोग के पास काम ना हो, इन लोग सब कुछ जरिए मिलते थे। एक छोटा सा कंपनी, एक बड़ा सा कंपनी आके मान लीजिए इतना ऑप्शन खोल दिया, ठीक है। जियो आया, जियो आके इंटरनेट फ्री कर दिया। अभी जो हम आपको क्लास ले पा रहे, क्यों ले पा रहे, क्योंकि जियो का इंटरनेट है। जियो इंटरनेट फ्री किया तब जाके सब कंपनी अपना इंटरनेट का प्राइस सस्ता किया, सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो पाया। कोविड आया तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो पाया, तब ना जाके आप यूट्यूब में क्लास देख पा रहे हैं अभी। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आपको ऑफलाइन ही क्लास करना पड़ता है अभी, समझ आया। तो ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब जितना ओला, उबेर, रैपिडो ये सब चल रहा है, ये सब पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये ओला उबेर आया तो इससे सिर्फ गाड़ी नहीं है, गाड़ी खरीदा, लोग गाड़ी खरीदा तो मतलब गाड़ी का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे लोग को एम्प्लॉय मिला, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिला। फिर गाड़ी ख़राब हो गया तो सर्विस सेंटर खुलेगा, उसके लिए सर्विस सेंटर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। पेट्रोल पंप ज़्यादा चाहिए, पेट्रोल पंप में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट और आपका लास्ट जो है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। आज से 20 साल पहले ट्यूबलाइट रहता था हम लोग के घर पे, बट अब क्या है, अब एलईडी लाइट है। पहले डिब्बा वाला टीवी होता था, अब क्या है मेरे पास, आपका एलईडी टीवी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, चाइना में बन रहा अगर, तो चाइना से इम्पोर्ट कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है क्या, नहीं, गवर्नमेंट नहीं करता है, ये सब कौन करता है, कंपनी करता है। कंपनी खरीद के ला के आपका यहाँ पे बेचता है। तो जितना भी एडवांसमेंट है ये सब कौन करता है, कंपनी करता है, ठीक है। कंपनी ही है ना जो पहले डिब्बा वाला टीवी अगर बेच रहा था तो वो क्या किया, फिर वो वहाँ पे एलईडी टीवी में शिफ्ट किया, इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग देखें कंपनी क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। आप लोग अच्छा से इसको रीड कीजिएगा, एमसीक्यू है तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इतना आपका फीचर दिया हो, कोई एक दे देगा बोलेगा बताओ इसमें, कोई 4 देगा बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है, या कोई आपका आगे अगर आप बुक के एंड में देखेंगे बहुत सारा केस स्टडी दिया हो तो कहानी बना के दे देगा आपको और बोलेगा बताओ ये कौन सा फीचर्स है कंपनी का, ये कंपनी है या नहीं है, कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट डिमेरिट पढ़ेंगे, फिर कंपनी का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हुआ हो तो फिर से आपको वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। और या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या अपना ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, हम हमेशा अवेलेबल है, आप आराम से आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर आपका बड़ा है तो आपका 2-3 क्लास में भी और लग सकते हैं, ठीक है। बट आपको बेस अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आप बीकॉम तो करेंगे ही आगे जाके, बीकॉम करेंगे तो कंपनी तो आएगा, ये उसमें बहुत वास्ट आएगा। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप देख रहे हैं ना, आप हर एक चीज़ मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं सामान, ठीक है। हर एक चीज़ में आपको फॉर एग्जाम्पल ये आप मंगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा आपको हर एक चीज़ में। ये बुक है आपका, ठीक है, ये आपका बुक है, यहाँ पे भी आपका पब्लिशर का नाम लिखा हुआ, कंपनी आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर एक जगह पे कंपनी है, तो कंपनी लॉ आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक आपको कंपनी लॉ का पता ही होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, कौन सोल प्रोप्राइटरशिप है, कौन पार्टनरशिप है, ये सब के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही तक रखते हैं हम लोग क्लास।